लास्ट टाइम हमने यहाँ तक डिस्कस किया था एक्सरे स्टडीज ऑफ बेंजीन स्ट्रक्चर कि अगर आप बेंजीन को क्रिस्टलाइज कर लें और इसमें एक्सरेज पास कर लें तो स्क्रीन के ऊपर इसका स्ट्रक्चर आ जाता है। उस स्ट्रक्चर के मुताबिक कार्बन और हाइड्रोजन इस तरह से अरेंज्ड हैं और कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ 1.39 एंगस्ट्रॉम, कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ 1.09 एंगस्ट्रॉम और हर 3 कार्बन्स के दरमियान बॉन्ड एंगल कितना होगा 120 होगा। ये अरेंजमेंट आई होप इट इज विजिबल नाउ। तो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ 1.39 एंगस्ट्रॉम है, कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ 1.09 एंगस्ट्रॉम और बॉन्ड एंगल 120। यहाँ तक हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अब इससे आगे जो आज का लेक्चर है वो देखें। केक्यूल्स फार्मूले पर दो ऑब्जेक्ट एक ख़ास ऑब्जेक्शन ये लगा कि केक्यूल ने कहा कि बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरह से हेक्सागोनल है, इसमें 3 डबल बॉन्ड्स हैं। अब ऐसा लगता है कि जैसे 3 इथीन्स एक साथ कनेक्ट किए हैं, मगर ये देखा गया कि जिस तरह से बेंजीन इजीली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है उतने ही इजीली ये एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता। जिस तरह से इथीन आसानी से एडिशन रिएक्शन शो करता है, बेंजीन उतनी आसानी से एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता। एडिशन रिएक्शन वो है जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स रिएक्ट करते हैं, लाइक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हमने पढ़ा है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन पढ़ा है, वो था एडिशन रिएक्शन। इससे क्या वजह, इसकी वजह यह है कि जो इथीन में बॉन्ड है पाई बॉन्ड, ये ज़्यादा रिएक्टिव है, लेस स्टेबल है, ज़्यादा रिएक्टिव लेस स्टेबल। और बेंजीन में जो पाई बॉन्ड है वो मोर स्टेबल है, लेस रिएक्टिव है, मोर स्टेबल लेस रिएक्टिव। जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो ज़्यादा इजीली रिएक्शन शो करेगा। तो इथीन का पाई बॉन्ड ज़्यादा रिएक्टिव है, वो ज़्यादा आसानी से एडिशन रिएक्शन शो करता है। मगर बेंजीन का लेस रिएक्टिव क्यों है? इसका रीज़न ये कि बेंजीन में ये जो बॉन्ड्स हैं ये डबल बॉन्ड्स कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स हैं, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स, लिहाजा ये लेस स्टेबल है। कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड किसे कहते हैं? अगर डबल बॉन्ड के बाद सिंगल आ जाए, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, इसे कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड कहते हैं। आप देख ले बेंजीन में डबल के बाद सिंगल फिर डबल, डबल और सिंगल आपस में ऑल्टरनेट कर रहे हैं, लिहाजा या का डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, लेस रिएक्टिव होगा। So the reason behind this difference is that a double bond of benzene is more stable than double bond of alkene and less reactive. More stable means less reactive. Reason क्या है कि double bond of benzene is conjugated. It is conjugated. What is conjugated double bond? Double bonds that are separated by single bonds are conjugated double bonds. इसका आंसर तो चले ये आया। फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कंसेप्ट के मुताबिक बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं? हम देखते हैं कि कार्बन जो है बेंजीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, sp2 हाइब्रिड है। ये sp2 sp3 हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में दोबारा पढ़ने वाले हैं, एक बार हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस कर चुके हैं। तो sp2 अगर ये हाइब्रिड स्टेट शो करता है, इसका मतलब है हर कार्बन के पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे और एक अनहाइब्रिड 2pz होगा और हर एक में एक इलेक्ट्रॉन, हर कार्बन की कैफियत होगी। अब इस के मुताबिक
आप बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं। देखिए हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इसका मतलब है हर कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 sp2 में है, एक 2pz अनहाइब्रिड में। अब ये स्ट्रक्चर में हर कार्बन के लिए ड्रॉ करूंगा। ये हम हर कार्बन के लिए ड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स सी, हम इसको 6 टाइम्स रिप्लेस करते हैं, 6 टाइम्स कॉपी पेस्ट करते हैं, क्योंकि 6 कार्बन है बेंजीन में। देखिए ये होगा अगला। बल्कि इसकी ओरिएंटेशन के लिए शायद हमें बार बार इसे लिखना पड़े। ये अगला कार्बन, इसमें हम किस तरह शो करेंगे, ये होगा sp2, इसका sp2 sp2, और ये होगा 2pz। इसी तरह से एक और कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, हर एक में आपने 3 sp2 शो करने, एक अनहाइब्रिड 2pz। इसका sp2 ये होगा sp2 sp2 और एक अनहाइब्रिड 2pz। नेक्स्ट कार्बन यहाँ पर शो कर लें, sp2 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 अनहाइब्रिड 2pz। नेक्स्ट कार्बन, ये हो गए 4 कार्बन्स, यहाँ पर एक कार्बन शो कर ले, इसका sp2 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 और एक अनहाइब्रिड 2pz। लास्ट एक कार्बन, इसका ये sp2 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 और एक अनहाइब्रिड 2pz। अब सबको पहले मैं लेबल करता हूं, फिर देखते हैं इससे बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक। पहले लेट्स राइट sp2s। इट इज sp2 sp2 sp2, all the red ones are sp2। all the green ones are 2pz 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 and 2pz। sp2 sp2 आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। हम स्टार्ट लेते हैं यहाँ से, देखिए sp2 sp2 ओवरलैप कर रहा है, ये sp2 sp2 ओवरलैप कर रहे हैं, sp2 विद sp2 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 यहाँ पर और यहाँ पर, ये आपस में ओवरलैप करके 6 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहे हैं। ये इस तरह से होंगे, कार्बन 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 कार्बन। इनके sp2 को मैं ब्लैक से शो कर लेता हूँ, इनके दरमियान ये 6 सिग्मा बॉन्ड्स बन गए। साइड पर इनके साथ हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा, या हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा 2, हाइड्रोजन 3, या हाइड्रोजन 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 तो 6 हाइड्रोजन ओवरलैप करेंगे। ये हाइड्रोजन में शो करता हूँ कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दीज आर ऑल हाइड्रोजन्स जो इसके थर्ड sp2 के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। चलिए भी क्लियर हो गया। जो 2pz है, ये आपस में लीनियरली ओवरलैप नहीं कर सकते, पैरेलल हैं। इनके दरमियान साइड वाइज ये पैरेलल ओवरलैप होगा। वो ओवरलैप देखिए इस तरह से होगा, इस 2pz का इस 2pz के साथ, इस 2pz का इस 2pz के साथ, इस 2pz का इस 2pz के साथ। ये 3 पैरेलल ओवरलैप होंगे, तो लिहाजा एक पाई बॉन्ड यहाँ बनेगा, एक पाई बॉन्ड यहाँ बनेगा, एक पाई बॉन्ड यहाँ बनेगा। ये 2pz टू 2pz पैरेलल ओवरलैप हैं, उनके दरमियान 3 पाई बॉन्ड्स बनेंगे।
कि एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। इस तरह से ये 3 पाई बॉन्ड्स बन जाएंगे और इस तरह बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है आपके सामने आएगा। और नेक्स्ट ये जो पाई बॉन्ड्स बने हैं, ये भी इन्होंने देखा कि ये बॉन्ड यहाँ आ सकता है, ये यहाँ जा सकता है, ये वहाँ जा सकता है। इसे कहते हैं डीलोकलाइजेशन। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह छोड़कर आगे पीछे शिफ्ट हो सकते हैं, ये डीलोकलाइज्ड होंगे। बाकी सारे लोकलाइज्ड बॉन्ड्स हैं जो अपनी जगह जोड़ सके, ये डीलोकलाइज्ड होंगे। देखिए ये स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। सो मॉडर्न कंसेप्ट्स अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ये एपिसोड 8 है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक बेंजीन का ये स्ट्रक्चर होगा। और हमने कहा कि हर कार्बन में, देखिए ये इसका स्ट्रक्चर बन रहा है, हर कार्बन में 3 sp2 हाइब्रिड और एक अनहाइब्रिड 2pz ऑर्बिटल है। तो ये स्ट्रक्चर आपने प्रैक्टिस करनी होगी। एपिसोड 9 बेंजीन की स्टेबिलिटी की बात करते हैं। हम देखते हैं कि जब इथीन हाइड्रोजन के साथ एडिशन रिएक्शन शो करता है प्लैटिनम की प्रेजेंस में, तब हीट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होती है वो है -119.5 किलो जॉल। इतनी हीट रिलीज होती है इस रिएक्शन में। इस हीट रिलीज को कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जब एक इथीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो जो भी हीट रिलीज होगी उसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहते हैं। कितनी हीट रिलीज हो रही है? -119.5। माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि इतनी हीट रिलीज हो रही है। अब अगर हम एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर ऐसा कंसिडर कर ले जिसमें एक डबल बॉन्ड हो और ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ, तो लिहाजा वही एनर्जी हम कंसिडर करते हैं कि इतनी रिलीज होनी चाहिए, -119.5 किलो जॉल पर मोल। अगर बेंजीन में हम 2 इस तरह के हाइपोथेटिकल डबल बॉन्ड्स कंसिडर कर लें, अब अगर हाइड्रोजन के साथ इसने रिएक्ट करना हो, अब उसके ट्वाइस एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय -119.5 -239 किलो जॉल पर मोल ऑफ एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। ये हम एक्सपेक्ट करते हैं, मगर जब हम ये रिएक्शन करते हैं, 2 डबल बॉन्ड्स बेंजीन में अगर हम शो करें, तो जब हम एक्चुअली इस तरह का रिएक्शन करते हैं तो देखते हैं कि -239 की बजाय -231 किलो जॉल पर मोल ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, कम रिलीज हो रही है। -239 रिलीज होनी चाहिए थी, -231 रिलीज हो रही है, 231 किलो जॉल रिलीज हो रही है। और अगर बेंजीन का एक्चुअल रिएक्शन देखिए हाइड्रोजन के साथ, इसमें 3 डबल बॉन्ड शो करें, 1 2 3, यानी एक्चुअल बेंजीन हो, जब ये हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स के साथ एडिशन रिएक्शन शो करता है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसे 3 टाइम्स -119.5 किलो जॉल पर मोल ऑफ एनर्जी रिलीज करनी चाहिए, यानी 358.5 किलो जॉल एनर्जी रिलीज करनी चाहिए, मगर एक्चुअली 208 किलो जॉल पर मोल ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। एक्चुअली इतनी रिलीज हो रही है। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड कितनी है? 358। एक्चुअली कितनी रिलीज हो रही है? 208। एक्सपेक्टेड और एक्चुअल के दरमियान कितना फर्क है? फर्क है 150 किलो जॉल पर मोल का। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे 150 किलो जॉल पर मोल कम एनर्जी रिलीज हो रही है। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? बेंजीन क्यों हाइड्रोजनेशन में कम एनर्जी रिलीज कर रहा है बनिस्बत इथीन के? इसका रीजन देखें। इस डिफरेंस को हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। एक्सपेक्टेड और एक्चुअल एनर्जी में जो डिफरेंस आ रहा है, इस डिफरेंस को हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। इसका रीज़न ये है कि बेंजीन ज़्यादा स्टेबल है। ज़्यादा स्टेबल है तो एनर्जी इसका कंटेंट इसका कम है। बेंजीन कम एनर्जी क्यों रिलीज कर रहा है? इसलिए कि बेंजीन में एनर्जी कम है। बेंजीन में एनर्जी क्यों कम है? बेंजीन में एनर्जी इसलिए कम है कि बेंजीन के पाई बॉन्ड्स यहाँ से यहाँ जाते हैं, यहाँ से यहाँ जाते हैं, यहाँ से वहाँ जाते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। इसीलिए हम इसका स्ट्रक्चर इस तरह सर्कुलरली शो करते हैं, टू शो रेजोनेंस। अब जब पाई इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेट करेंगे, ये मुसलसल एनर्जी रिलीज करेंगे, मुसलसल एनर्जी रिलीज करते जाएंगे, और जब मुसलसल एनर्जी रिलीज करते जाएंगे तो इनकी एनर्जी कम होगी। तो बेंजीन में एनर्जी कम है इथीन की बनिस्बत, इसीलिए जब ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन शो करता है ये कम एनर्जी रिलीज करता है। इट मीन्स ये स्ट्रक्चर इथीन की बनिस्बत ज़्यादा स्टेबल है, कम स्टेबल है। इसकी एनर्जी कम है तो ये ज़्यादा स्टेबल है। So the reason why benzene has less energy and is more stable is delocalization of its pi electrons.
द रेजोनेंस मेथड ये लास्ट एपिसोड होगा जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक जो 10th एपिसोड हम पढ़ेंगे, फिर मैं शुरू से सारे एपिसोड्स रिवाइज करूँगा, ठीक है, इनको आपस में रिलेट करने के लिए। तो आज का लिए लास्ट पॉइंट ये था कि बेंजीन जब हाइड्रोजनेशन रिएक्शन शो करता है तो ये एक्सपेक्टेड अमाउंट से 150 किलो जाउल पर मोल एनर्जी कम रिलीज कर रहा है। ये एनर्जी इसलिए कम रिलीज कर रहा है कि इसमें एनर्जी कम है। एनर्जी कम क्यों है बनिस्बत ईथीन के? इसलिए कि इसके इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड है, मुसलसल वो रेजोनेट करते, एनर्जी रिलीज करते जाते, तो बेंजीन का एनर्जी कंटेंट कम होगा, ये स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा बनिस्बत ईथीन के। सो 10th एपिसोड इसके नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस होगा। ये सारे एपिसोड्स पर रिवाइज होंगे। आपको अगर कोई दरमियान में एपिसोड क्लियर ना हो तो सारा रिवीजन में दोबारा से मैं एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह। नाउ इट्स योर ब्रेक टाइम। I'll be starting class at 4:35. So you've got a longer break today.